चलिए मैं आपके साथ ना डिस्कस करती हूँ कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है लॉ की। आई एम श्योर यही सारी प्रॉब्लम्स आप सभी फेस कर रहे हैं लॉ को लेकर। सबसे पहले सीए फाउंडेशन में लॉ आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से एक फोबिया क्रिएटेड है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद डिफिकल्ट होगा। तो एक फोबिया तो दिमाग में ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों को मोस्टली आती है लॉ में वो ये है क्योंकि नया सब्जेक्ट है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्लासेस ले रहे हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्लासेस ना ले रहे हो। कई बार ना आप चीजों को रटने की कोशिश करते हो और समझने की कम कोशिश करते हो। तो अगर आप चीजों को रटोगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे एग्जाम में, क्योंकि देखो अब कोई इतना सा पोर्शन तो है नहीं, आपके स्कूल जैसा पोर्शन तो है नहीं कि बस इतना सा है और उसको रट लिया और एग्जाम में लिख दिया, वैसा नहीं चलेगा। अब आप लोगों को समझनी है हर चीज। तो क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टॉपिक्स पे लैक करती है तो उसके ऊपर बेस्ड जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो दूसरी प्रॉब्लम है ये कि केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि पता है सभी बच्चों का एक ही क्वेश्चन रहता है, अरे मैम केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अपियर करें। अरे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वैसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो चाहे फिर केस बेस्ड हो डायरेक्ट हो कुछ भी आ जाए तुम क्लियर कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम जो बच्चों की वो है राइटिंग की। देखो अभी तक आप स्कूल्स तक 11 12 आप हो सकता है अपना बीकॉम स्टार्ट कर लिए हैं, अभी तक आप अपने आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिखते हुए आए हो। टेल मी, ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे क्लासेस में रहता है 4th 5th 6th तक कि आप चलो रट भी लिए, उसके बाद तो आप आंसर्स अपनी लैंग्वेज में ही लिखते हो। तो अब आपको क्यों फियर है कि हम अपनी लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहे हैं। अब देखो बुक की लैंग्वेज तो देखो ऑनेस्टली कोई याद नहीं रख सकता, ना ही इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बुक की लैंग्वेज एग्जाम में लिख कर आओगे। अब आपको आंसर्स को अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आप लॉ के वर्ड्स को यूज करेंगे क्योंकि अब आप प्रोफेशनल एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई अलग तरीके के आंसर लिख के नहीं आने हैं लॉ के लिए। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अपनी ही आपको लैंग्वेज में आंसर को लिखना है, लेकिन थोड़े बहुत जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं लॉ की लैंग्वेज है उसको थोड़ा बहुत यूज करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, बेहतर निकल कर आएगा। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपकी मोस्टली आप फेस करते हो। इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि अभी आपके एग्जाम में बहुत समय बाकी है। तो अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी लॉ की प्रिपरेशन, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं अगर आप आज भी अपनी लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो लेकिन आप ये मेक श्योर करते हो कि जितना आप पढ़ रहे हो उसको आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ रहे हो, जितना भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो कि फिर उस पर कोई केस बेस्ड आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, सबको आंसर कर पाओ। तो पहली चीज तो मैं आपको बोलूं, पहली रीडिंग को कभी भी ऊपर ऊपर से करके मत रखो। पहली रीडिंग जब भी किसी एक्ट की करते हो तो 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ उस एक्ट को पढ़ो एंड साइमल्टेनियसली उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करो। मैं आपको बता रही हूं इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ना लॉ की वो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यही एंड हो जाएगी। सबसे पहले आप किसी एक्ट को पढ़ते हो तो वो एक्ट आपके दिमाग में फ्रेश होता है। पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से पढ़ो और जब एक्ट आपके दिमाग में फ्रेश है ना तुरंत उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। तो उससे क्या होगा, फ्रेश कॉन्सेप्ट से तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस को अपीयर कर पाओगे। एंड राइटिंग प्रैक्टिस करो। देखो अब आपको कोई हाथ पकड़ के लिखवाएगा नहीं, अब आप छोटी क्लास में नहीं हो कि टीचर बोलेगा ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो, नहीं, अब आपको खुद को लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आंसर्स आपको लिखने हैं एग्जाम में जाके। तो मैं आपको सबको सजेस्ट करती हूं कि आप लोग खुद से आंसर लिखो, उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट का आंसर है अपने आंसर को इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ मैच करके देखो और आपको रियलाइज होगा कि आप कहां गलत लिख रहे हो। तो दिस इज द अप्रोच ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। कम से कम 2 क्वेश्चंस को रोज आपको लिख के देखना है। अगर आप ये लिख के देख रहे हो ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम में क्लियर होने से। अगर जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है, जैसे ही एक्ट पढ़ते हो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली क्वेश्चन करो और रोज 2 क्वेश्चंस को लिखकर देखो। अगर आप इतनी सी चीज कर लेते हो ना तो चाहे आज भी आप लॉ स्टार्ट कर रहे हो ना तो भी आप फ्लाइंग कलर से लॉ सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। तो ये प्रॉब्लम्स है बच्चों की और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इस सोल्यूशन को कितना इंप्लीमेंट करते हो। अगर आपको पास होना है, लॉ में स्कोर करना है तो इन चीजों को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए एंड एक और चीज, अगर आप अभी भी लॉ को स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा 20 डेज का फ्री बैच यूट्यूब के ऊपर चल रहा है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। अभी हमने ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, उसमें मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, एक्ट भी रिवाइज करवा रही हूँ, एक्ट भी समझा रही हूँ। तो आप उनसे यूट्यूब पे 20 डेज का ये जो मेरा फ्री बैच अभी चल रहा है उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। कहीं भी प्रॉब्लम हो
वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। एंड 20 डेज के फ्री बैच जो यूट्यूब पे चल रहा है उसका पूरा फायदा उठाओ। ये बैच सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लाया गया है ताकि आपकी मदद की जाए, तो इसका पूरा फायदा उठाइए, ठीक है। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।